सो वेलकम बैक टू माय चैनल मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय एमबी। तो मेरा नाम है मुस्कान। तो अब हम सीए फाइनल एससीएमपी पेपर नंबर 5 उसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ और मैं लास्ट में रिवाइज भी करवाऊँगी जैसे मैंने चैप्टर 1 में किया था। उम्मीद है चैप्टर 1 आपने देखा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर देखने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना मुश्किल है, पर ये फ्रेंड्स बहुत आसान सा चैप्टर है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस चैप्टर को करने में अगर आप ध्यान से मेरी बातों को समझते हैं और सुनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान चैप्टर है, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, कि एक एनवायरनमेंट है जिसमें बिजनेस है और अब वो मॉडर्न हो चुका है। वो पहले के ज़माने का नहीं रहा। जब क्या होता था, पहले क्या होता था कि पहले सेलर अपनी मनमानी करता था और बायर को कुछ समझता नहीं था। पर अब तो ज़माना चेंज हो गया है। बायर क्या हो गया है, किंग हो गया है। पहले सप्लायर किंग होता था, अब बायर किंग हो गया है। ठीक है, तो अर्लियर देयर वाज सप्लायर मार्केट बट नाउ देयर इज़ अ कस्टमर मार्केट। क्यों हुआ ऐसा, किसके बदौलत हुआ ये? ग्लोबलाइजेशन के कारण। ट्रैवलिंग आसान हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन में नई नई बाहर से कंपनियां आ आई हैं, तो इनके बीच में क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। और कंपटीशन बढ़ने के उसमें पहले सप्लायर अगर इतने थे तो अब तो बहुत इन्फानाइट हो चुके हैं। ठीक है, पहले लोगों को लगता था कि इन्हें हमारी ज़रूरत है, अब कस्टमर की ज़रूरत है भैया सबको। अगर कस्टमर किसी को नहीं पूछेगा तो वो बिज़नेस किसी प्रॉफिट कैसे कमाएगा, तो वो चल ही नहीं पाएगा। प्रोडक्शन मटेरियल एक्सेस में मिलने लगा है। इंक्रीज ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिटर, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल लेबर ग्लोबली। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया है कि सप्लायर मार्केट नहीं रहा, अब हो गया कस्टमर मार्केट। तो अब चैप्टर का बेस ये है, चैप्टर हमें समझाना यही चाहता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब चैप्टर को मूव ऑन करना है कि ये अब कस्टमर का मार्केट है। तो सप्लायर को क्या करना है, सप्लायर का पहले मूड अलग था, अब कुछ मूड अलग है। तो उसके लिए उसे नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो वो उस चैप्टर को सीख रहा है और हम उसे सिखा रहे हैं। तो चलो अब हम उसे सिखाते हैं। पहले उसने अपनी मनमानी बहुत कर ली, अब हम उसे सिखाते हैं कि तुम्हें अपने कस्टमर को कैसे इम्प्रेस करना है। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो टर्म आती है, देखो मैं स्टडी मटेरियल के हिसाब से नहीं एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी, मतलब एक एक चीज़ पढ़ाऊँगी। मैंने बोला है कि एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगी, पर जो बहुत काम की चीज़ें हैं उन पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे। सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस वो कॉस्ट होती है कि डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके और उसे डिटेक्ट किया जा सके। डिफेक्ट को प्रिवेंट किया जा सके और उस डिफेक्ट को डिटेक्ट किया जा सके, तो उसे कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस क्या होता है कि डिफेक्ट हो चुका है, डिफेक्ट ऑलरेडी अक्कड़, वो अक्कड़ हो चुका है, उसके बाद आप कॉस्ट कर रहे हो उसे ठीक करने के लिए, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस। तो इनका जो दूसरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस और कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंसी। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस का दूसरा नाम ये भी होता है, इसे हम गुड कॉस्ट भी बोलते हैं और इसे बैड कॉस्ट भी बोलते हैं, है ना। बैड कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये तो डिफेक्ट हो चुका है, डिफेक्ट को ठीक करने के लिए आप कॉस्ट इंकर्ड कर रहे हो, वो तो आपको करनी पड़ेगी। पर ये कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस को गुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिफेक्ट को होने से रोक रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, और उसे अगर वो होने वाला है तो उसे डिटेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये गुड कॉस्ट है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये गुड कॉस्ट है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आप क्या लिखोगे जो मैंने आपको अभी अभी बोला? तो ये क्या होता है, ये कॉस्ट रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन
of defect and in cost incurred due to occurrence of defect। तो इसको मैंने समझाया आपको। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस आप चाह के भी नहीं बोल सकते कि वो कॉस्ट जो कि डिफेक्ट को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए खर्च की जा रही है, और एक वो कॉस्ट जो डिफेक्ट हो चुका है उसे ठीक करने के लिए खर्च की जा रही है। तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, इनमें दोनों में दो दो तरीके के टाइप्स और होते हैं। एक तो प्रिवेंटिव, इसमें अप्रेजल, और इसमें इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल। ठीक है। प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है? प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है कि पुअर क्वालिटी ना होने से प्रिवेंट करना, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ना होने से उसे चीज़ को प्रिवेंट करना। ये हमेशा ऑपरेशन से पहले इंकर्ड की जाती है, ऑपरेशन करने से पहले इंकर्ड की जाती है। ठीक है, बिफोर एक्चुअल ऑपरेशन। ठीक है। और प्रिवेंटिव कॉस्ट का मेन मकसद यही होता है कि फेलियर कम से कम हो, और ये ऑपरेशन के होने से पहले करी जाती है। एंड दे आर प्लान्ड। तो प्रिवेंटिव प्लान्ड होती है, इंकर्ड बिफोर ऑपरेशन, ये पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट करती है, पुअर क्वालिटी ना आए प्रोडक्ट की। तो इतना आप प्रिवेंटिव कॉस्ट में लिख सकते हैं। अब प्रिवेंटिव कॉस्ट के एग्जाम्पल क्या क्या है? अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल है, सबको कवर करने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पे आपको क्वालिटी काफ़ी बार दिख रहा है। ठीक है। तो इसका मैंने क्या बनाया था, एक मतलब इसको याद रखने के लिए। क्वालिटी तो है ही हर जगह। ASTRP, ए से ऑडिट, C से सर्कल, E से इंजीनियरिंग, T से ट्रेनिंग, R से रिपोर्टिंग, P से प्लानिंग। तो A से ऑडिट, C से सर्कल, E से इंजीनियरिंग, T से ट्रेनिंग, R से रिपोर्टिंग एंड P से प्लानिंग। यहाँ पे मैंने सर्कल नहीं लिखा है। ठीक है, सर्कल नहीं लिखा है। फिर डिज़ाइन रिव्यू करोगे तो आप तभी तो पता चलेगा कि गड़बड़ है कहीं, तो डिज़ाइन रिव्यू भी कवर्ड हो जाता है इसमें। प्रिवेंटिव इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विपमेंट को आप बार बार देखते रहो, इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन होने से उसे प्रिवेंट करो। तो ये प्रिवेंटिव कॉस्ट में आता है। मेंटेनेंस करना, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करना, न्यू मटेरियल की टेस्टिंग करना, और फील्ड ट्रेल। तो आप अगर क्वालिटी वाला ये चीज़ याद रख लोगे जो मैंने आपको बताई अभी, समझाई कि क्वालिटी ASTRP, 6 पॉइंट तो आपके यहीं कवर हो जाएंगे। आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्वालिटी TRP ACE। ठीक है। E से इंजीनियरिंग, C से सर्कल, A से ऑडिट, P से प्लानिंग, R से रिपोर्टिंग, T से ट्रेनिंग। मुझे यहीं याद होगी। और इसमें डिज़ाइन रिव्यू, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, टेस्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल। वैसे अगर टेस्टिंग कहीं भी लिखा है तो डायरेक्ट आप अप्रेजल में लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना। फील्ड ट्रेल कवर है, फील्ड टेस्टिंग अप्रेजल में कवर्ड है, डोंट कंफ्यूज। मैंने अभी बताया टेस्टिंग अगर कहीं दिख जाए आप तो आप क्या अप्रेजल कॉस्ट मान लेना। ठीक है। अब आते हैं अप्रेजल कॉस्ट क्या होता है। अप्रेजल कॉस्ट होता है वो ये कॉस्ट होता है कि बेसिकली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। ठीक है। और जो परफॉर्मेंस जिस तरीके से होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स को मीट करे, और क्वालिटी हर जगह रहे एट ऑल लेवल। बेसिकली ये मॉनिटरिंग का काम करता है, मेजर करने का काम करता है। क्वालिटी जैसे एक मॉनिटर बंदा नहीं होता क्लास का मॉनिटर, तो ये उस चीज़ का काम करता है अप्रेजल कॉस्ट। तो ये मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, मेजर करने से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस जैसे करनी चाहिए थी वैसी है,
परफॉर्मेंस मतलब जैसे रिक्वायरमेंट थी वैसी परफॉर्मेंस है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करे, क्वालिटी हर जगह, क्वालिटी एट ऑल लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अप्रेजल में क्या आता है, जैसे आउटसाइड सर्टिफिकेशन करवाना। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि सप्लायर को इवेल्युएट भी अब प्रिवेंशन में आता है। अगर हम सप्लायर को ढंग से इवेल्युएट करेंगे तो रॉ मटेरियल गलत नहीं होगा। मेरे को एक चीज़ यहाँ पे बतानी थी, मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ आते हैं जैसे कि आउटसाइड सर्टिफिकेशन करवाना, प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करना, प्रोसेस इंस्पेक्ट करना। अब यहाँ पे ना इंस्पेक्शन में भी मैं आपको इसका वो बना के दे रही हूँ जिससे याद हो जाए। इंस्पेक्शन पहला वर्ड है, फिर जैसे मैप होता है तो यहाँ पे MEP है। M यहाँ पे क्या लिया है मैंने, मटीरियल। E मैंने यहाँ पे लिया है इक्विपमेंट, एंड P मैंने यहाँ पे लिया है पैकेजिंग, ठीक है। तो मटेरियल लिया है, इक्विपमेंट लिया है, पैकेजिंग, इन सब की इंस्पेक्शन होती है इस वाले चीज़ में, ठीक है। पैकेजिंग इंस्पेक्शन, ओके। प्रोडक्ट की भी इंस्पेक्शन हो रही है यहाँ पे, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस होता है, प्रोसेस की भी हो रही है, और फील्ड टेस्टिंग, मेजरमेंट, इक्विपमेंट। बेसिकली यहाँ पे इक्विपमेंट में आप इंस्पेक्शन लिख सकते हैं। तो ये मेरी बात आप ध्यान से सुनो। इंस्पेक्शन मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, पैकेजिंग इंस्पेक्शन, ठीक है। फील्ड टेस्टिंग, आउटसाइड सर्टिफिकेशन। ये अप्रेजल कॉस्ट में आप लिख सकते हो। अगर आपको इतना क्लियर है ना तो इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये अप्रेजल कॉस्ट हो गया अपना। फिर चलते हैं इंटरनल फेलियर। इंटरनल फेलियर वो होता है कि कॉस्ट में, प्रोडक्ट में कुछ भी गड़बड़ है और वो पहले पता चल जाए कस्टमर, मतलब कस्टमर उसे रिसीव बाद में करेगा और हमें डिफेक्ट के बारे में पहले पता चल जाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि डिफेक्ट्स फाउंड बिफोर द कस्टमर रिसीव द प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज, ठीक है। कस्टमर के पास तक हमने ये पहुँचने नहीं दिया तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे स्क्रैप हो जाता है, क्योंकि अब तो सामान बेकार है तो स्क्रैप हो गया, हमें दोबारा बनाना पड़ेगा, रीवर्क, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, रीटेस्टिंग करना पड़ेगा, डाउन टाइम। तो इसमें 5 चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। आपको आई थिंक ये अच्छे से याद हो गया होगा। बस आप ये चीज़ याद रखना कि इसमें सारे री वाले काम हो रहे हैं। यहाँ पे रिकॉल आता है एक, और एक रीपेड आता है, रिकॉल एंड रीपेड। यहाँ पे एक रिकॉल आ रहा है और रीपेड आ रहा है, बाकी सारे काम री वाले यहीं हो रहे हैं। रिकॉल यहाँ पे आ रहा है, रीपेड आ रहा है, तो थोड़ा सा याद रखना, कभी आप एक्सटर्नल इंटरनल में कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए बता रही हूँ। फिर एक्सटर्नल में लॉस ऑफ मार्केट से। एक्सटर्नल वो होता है जब कस्टमर के हाथ में गलत प्रोडक्ट पहुँचा, कस्टमर के हाथ में गलत प्रोडक्ट पहुँचा, मतलब डिफेक्ट डिस्कवर्ड बाय द कस्टमर, ठीक है। आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में गलतियाँ की, आपने जैसा प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन दिया आपने उसके हिसाब से नहीं बनाया, तो लॉस ऑफ मार्केट शेयर यहाँ पे एग्जांपल है। वारंटी क्लेम, रिकॉल, रिटर्न एंड अलाउंसेस, रीपेड, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, ये सारे एग्जांपल आ जाते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में, ठीक है। तो हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है। ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वो होता है कि जहाँ पे कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस सब मिनिमम पे रहें। और अगर नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से बात करें, तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस हमेशा हायर होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, क्योंकि नॉन कन्फर्मेंस में 2 चीज़ें इंटरनल और एक्सटर्नल कवर्ड हो जाती हैं, ये दोनों ही बेकार चीज़ें हैं। इससे हमारा काम पे भी इफेक्ट आता है और हमारी मार्केट शेयर, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है। पर ये 2 कॉस्ट ऐसे हैं जिन्हें हम आज करेंगे, आज हमारी जेब से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं पर ये आगे चल के हमें मुनाफा देंगे, ठीक है। प्रिवेंटिव कॉस्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है, अप्रेजल मॉनिटरिंग का काम करता है, तो ऑफकोर्स ये गलत चीज़ होने नहीं देगा। तो इसलिए नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस अगर ज़्यादा भी है तो भी चल जाता है, आप उस चीज़ को कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यही मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी।
कंबाइंड कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी इज एट मिनिमम। नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ये अगर ज़्यादा भी होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस पहले 9 लाख की थी, ये 10 लाख की थी, 19 लाख। अब हमने कुछ भी मानो चेंजेस किए तो ये बढ़कर हो गई 11 लाख की। और ये वाली चीज़ हो गई 7.5 लाख की। तो 18,50,000। तो हम तो कहेंगे कि ये चूज़ कर लो, बिल्कुल कहेंगे ये चूज़ कर लो। पर अगर इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव होता, इसके अलावा कोई और अल्टरनेटिव होता जिसमें कि क्या अल्टरनेटिव होता, जैसे यहाँ तो 11 लाख है, तो यहाँ पे क्या होता मान लेते हैं जैसे कि सपोज करो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस 5 लाख की होती और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस होती मान लेते हैं 12 लाख की, तो ये 17 लाख होता। अब सबसे कम तो ये है, सबसे कम ये है ना। तो हम कहेंगे कि आप इसे चूज़ कर लो, ये बेस्ट है, ये मिनिमम है, सबसे ज़्यादा इन सब में ये मिनिमम है ठीक है। पर आप यहाँ पे देख रहे हो कि कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस सबसे ज़्यादा हाई यहीं है, सबसे ज़्यादा हाई यहीं है। नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हमें ये वाला चूज़ करना चाहिए जब जहाँ पे कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस सबसे कम है और कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस ज़्यादा है। क्योंकि अगर हमने आज ये खर्चा किया तो आज हमें शायद इसका फ़ायदा नहीं दिखे, पर इन फ्यूचर हमें इसका फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। तो इसलिए इसमें ये कहा गया है कि नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हमेशा हमें वो चूज़ करना चाहिए जहाँ पे कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस सबसे कम हो। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर PAF मॉडल है मटेरियल में, प्रिवेंटिव अप्रेजल एंड फेलियर। ठीक है, प्रिवेंटिव अप्रेजल एंड फेलियर बेसिकली ये क्वालिटी कॉस्ट जो होती है उसे मेजर और क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। ये क्वालिटी कॉस्ट जो होती है उसको मेजर एंड क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके 5 स्टेप्स है, फटाफट कर लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है उस पर टाइम लगाएंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको फटाफट कर लेंगे 2 मिनट के अंदर। गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफेक्ट, फिर कुछ एजम्पशन लगाएंगे जिससे उस डेटा को क्वांटिफाई कर सके। एंड 4 एलिमेंट्स लगाएंगे जो हमने पढ़े अभी, प्रिवेंटिव, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। फिर एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को एंड डू दिस स्टडी ऑन कंटिन्यू एंड इम्प्रूव करते रहो। कुछ है यहाँ पे ऐसा कुछ भी मॉडल नहीं है, आप एक याद करने के लिए एक तो नाम याद रख सकते हो, प्रिवेंटिव अप्रेजल एंड फेलियर। ठीक है, एंड ये किसके लिए है, क्वालिटी कॉस्ट को मेजर एंड क्लासीफाई करने के लिए यूज किया जाता है PAF मॉडल, प्रिवेंटिव अप्रेजल एंड फेलियर। पहले आप इंफॉर्मेशन लोगे अबाउट डिफेक्ट, उसमें कुछ एजम्पशन लगाओगे टू क्वांटिफाई द डेटा, फिर वो 4 एलिमेंट्स को अप्लाई करोगे, एलोकेट करोगे रिसोर्सेज टू वीक वन, एंड ये स्टडी आप कंटिन्यू करोगे और इम्प्रूव करते रहोगे। नाउ कम ऑन टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। बेसिकली ये क्वालिटी लाने की बात करता है हर लेवल पे, और क्वालिटी एक दिन का काम नहीं होता है, इसे कंटिन्यू करना होता है, इसे कंटिन्यूसली करना होता है, कंटिन्यू करना होता है। क्वालिटी लाने के लिए ये नहीं कि आपको कोई खर्चा करना पड़े, बस आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, आपको थोड़ी अपना प्लानिंग करनी होती है और सबका कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए होता है। तो ये नहीं कि हमें चाहिए फाइनेंशियली, ये नॉन फाइनेंशियल होता है। तो इसलिए यहाँ पे एक बात की गई है कि कोई कॉस्ट नहीं है, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपका जेब से कुछ नहीं लग रहा है, पर आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, आपको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाने हैं सबके। ठीक है, तो ये कोई मॉडल भी नहीं है, तो फिलॉसफी है। ये तो आपको अपने दिमाग से सोचना है कि हाँ मुझे अपने बिजनेस में TQM लाना है, TQM लाना है। ठीक है,
TQM लाना है। यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। अगर क्योंकि सारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन इंटीग्रेट होंगे तो वे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कहलाएंगे। ठीक है, जब सारे एक साथ मिलके क्वालिटी लाना चाहेंगे तो ही क्वालिटी आएगी। ये नहीं कि एक बिजनेस में 4 डिपार्टमेंट है, एक तो चलो ला रहा है क्वालिटी, ये सब तैयार नहीं है, तो ये तो पूरे बिजनेस के लिए तो क्वालिटी नहीं आ पाएगी ना। हम कह रहे हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो तभी आएगा जब सारे के सारे फंक्शंस इंटीग्रेट होंगे और वे सब मिलके क्वालिटी लाना चाहेंगे। एम टू इम्प्रूव एट ऑल लेवल थ्रू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और क्वालिटी एक दिन का काम नहीं है, क्वालिटी लाने के लिए आपको कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जॉइंट एफर्ट चाहिए स्टाफ मेंबर्स का, टॉप मैनेजमेंट का भी एंड वर्कफोर्स का भी जॉइंट एफर्ट चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है कि आप अपना उस तरीके पे ध्यान दो जिस तरीके से आप अपने टास्क को अकम्प्लिश करते हो। फोकस ऑन द वे दैट यू अकम्प्लिश योर टास्क। मतलब आप ये देखो ना, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि आप पढ़ते हो तो ये मत देखो कि आपने कितने घंटे पढ़ा, अभी देखो कि किस टाइम पे आपका आउटपुट ज़्यादा आया। सुबह के टाइम ज़्यादा आया, दिन में ज़्यादा आया, शाम को ज़्यादा आया, रात को ज़्यादा आया। तो आप वे देखो किस टाइम आपका आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम आप काम करने की ज़्यादा कोशिश करो। तो वे पे ध्यान दो, आउटपुट पे इतना मत ध्यान दो। वे, अगर वे आपका सही है तो आउटपुट आपको ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको समझाया, और ये आपको याद रखना है कि अगर ये आपने कर लिया ना तो आप क्या कर पाओगे, आप कस्टमर की नीड्स मीट कर पाओगे, आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाओगे। अल्टीमेटली हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि पैसे कमाना है और अपना हमारा कस्टमर हमारे से जुड़ा रहे और खुश रहे। यही होता है ना हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। तो ये कस्टमर की नीड फुलफिल होती रहे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे होते रहे। ठीक है, तो ये समझा हमने। अब हम आगे चलते हैं। एक बात और बताती हूँ, अगर आपको TQM सक्सेस चलिए आगे चलते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM कैसे, मतलब TQM करने के लिए क्या क्या लाना पड़ेगा। 6 C's हैं यहाँ पे। कमिटमेंट, कल्चर, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंट्रोल। तो अगर मैं इसे आसान भाषा में आपके साथ बताऊं, कमिटमेंट होना ज़रूरी है। कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। अगर आपका कमिटमेंट है कि मुझे इस बार ग्रुप 2 क्लियर करना है, डैट इज़ योर कमिटमेंट। अगर आप ये कमिटमेंट नहीं करोगे तो आप इसके लिए मेहनत कैसे करोगे, हाउ आप इसके लिए काम कैसे करोगे। तो कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कल्चर एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपको वे ऐसा एनवायरनमेंट दे कि जिसमें आप आराम से स्टडी कर पाएँ। अगर शोर शराबा रहेगा तो आपकी भी स्टडी नहीं होगी, आपका ध्यान भी डाइवर्ट होगा। तो कल्चर बेसिकली एनवायरनमेंट, कल्चर होना ज़रूरी है कि आपस में लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो वे ऐसे सॉल्व करें। ये मैं बिजनेस के लिए बोल रही हूँ। एंड कमिटमेंट ऑफकोर्स टॉप मैनेजमेंट से कमिटमेंट आना चाहिए कि हमें क्वालिटी लानी है। कोऑपरेशन, क्वालिटी ये नहीं है कि अकेले अकेले काम करके आ जाएगी भाई, तुम्हारा इंटीग्रेटेड एफर्ट है। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इट इज़ एन इंटीग्रेट करना है सारे फंक्शंस को और इंटीग्रेटेड जॉइंट एफर्ट करना है। तो जॉइंट एफर्ट के लिए कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है आपस में। नहीं कि लड़ाई झगड़े से तुम्हारे काम बन जाएंगे, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अगर मान लो एक को कुछ दिक्कत है तो दूसरे से पूछ ले, इसे दिक्कत है दूसरे पूछ ले, तो इसे बोलते हैं कोऑपरेशन। कभी कभी क्या होता है कि एक बिजनेस में 3 डिपार्टमेंट है, इनके बीच में टारगेट बना दिए जाते हैं कि आपको इसे हराना, आपको इसे, तो इनमें कोऑपरेशन रहेगा नहीं रहेगा। ये ऐसा बिजनेस इसलिए करते हैं कि जिससे कि इनमें कंपटीशन होगा तो ये बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। पर नहीं, ये तो आप अपने अपने लोगों में लड़ाई झगड़े करवा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं। अगर TQM तो नहीं कहता है, बाकी और जगह देखेंगे और क्या और मॉडल्स हैं और क्या क्या कहते हैं वे। ठीक है,
फिर कस्टमर फोकस, फोकस आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका फोकस क्या है, कि मुझे इसमें ही करना है, इसमें ही करना है। तो ऐसे बिजनेस का फोकस होता है कस्टमर को खुश रखना। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऑफ कोर्स ऊपर पढ़ाई है। और कंट्रोल, कंट्रोल मतलब मॉनिटर करते रहो, कहीं दिक्कत हो, कहीं गलत चीज़ हो जाए तो उसे ठीक करो और उस पर कंट्रोल करो, जिससे कि वो आगे गलती ना हो। तो 6 चीज़, कमिटमेंट, कल्चर, आपको कमिटमेंट करना जरूरी है, कल्चर बनाए रखना, कोऑपरेशन, कस्टमर, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, कस्टमर फोकस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है, कंट्रोल लगाना है, जहाँ पे भी अगर मान लो कुछ गलती होती है तो उसे ठीक करके फिर उस पर कंट्रोल लगाओ, जिससे वो आगे ना हो। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं डैमिंग के 14 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे टीकेएम को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये मत सोचो कि ये 14 पॉइंट है तो थोड़े मुश्किल होंगे, नहीं बहुत आसान है। आपको क्या है, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा। देखो, सबसे पहले है कि आपको एक तो ये पर्पस आपके दिमाग से निकालना होगा कि मेरे को शॉर्ट टर्म अचीवमेंट करना है। आपको लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है और उसको लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म अचीव, मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं भागना है मुझे, तो यहाँ से यहाँ तक भागना है, तो इसके लिए प्लान बनाना है और इसको अचीव भी करना है। तो ये सारे काम डेनिम कहते थे कि टीकेएम एक दिन का काम नहीं है, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और लॉन्ग प्रोसेस के लिए इंटीग्रेटेड एफर्ट चाहिए, जॉइंट एफर्ट चाहिए और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए। तो कौन चाहिए वो पर्पस क्लियर होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म है और लॉन्ग टर्म में अचीव होगा, और एक दिन में इसका नज़र नहीं आएगा रिजल्ट, लॉन्ग टर्म में नज़र आएगा। और ये जो ये फिलॉसफी है किसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, टॉप मैनेजमेंट को, मतलब कमिटमेंट ऑफ कोर्स टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आना चाहिए कि हमको टीकेएम लाना है और टीकेएम हमें अचीव करना है। एंड आपको अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी चाहिए इंस्पेक्शन पे, मतलब हम इंस्पेक्शन करेंगे, मटेरियल अच्छा ही होगा, तो आप इंस्पेक्शन पे डिपेंडेंस रिड्यूस करो। कैसे? वेरिएशन कम करके, आप वेरिएशन कम करो। आप ये नहीं है कि आप एक चीज़ को पता नहीं कितने लोगों से मंगवा रहे हो, या एक चीज़ का सब्स्टिट्यूट आप पता नहीं कितने मंगवा रहे हो, तो वो वेरिएशन कम करो। ऐसी सप्लायर की बात की, आप एक सप्लायर से सामान खरीदो, ना कि अलग अलग सप्लायर से, इससे वेरिएशन नहीं होगा। आप इससे भी खरीदो, इससे भी, इससे भी, सिर्फ इससे खरीदो या फिर इससे खरीदो या फिर इससे खरीदो। ठीक है, फिर आपको अपने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट तो करना ही, अपने प्रोसेस में, अपनी स्ट्रेटजीज़ में। स्ट्रेटजी बोले तो प्लानिंग में, मतलब ये नहीं कि प्लानिंग आज बना दी और अब बना रहे हो बस 1 साल बाद, ऐसे नहीं होता है काम। क्वालिटी ऐसे नहीं आती, 15 दिन बाद फिर उसे अपडेट करो, उसमें देखो कुछ गलती है क्या, मार्केट में कुछ चेंजेस आए हैं तो इसे चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए इसे चेंज देखो। ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखो, 5 पॉइंट अपने हो भी गए। और अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग, अगर आप जब तक उन्हें ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वे क्वालिटी कैसे ला पाएंगे, है ना। तो अगर उन्हें ट्रेनिंग दोगे, सबको एक जैसी ट्रेनिंग दोगे, बहुत सारे वर्कर्स हैं, सबको एक जैसी ट्रेनिंग दोगे तो वेरिएशन नहीं होगा। तो वेरिएशन हमने 3 जगह पढ़ा, आपने देखा होगा, एक तो यहाँ पे पढ़ा, एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 जगह वेरिएशंस में 3 बातें अलग अलग लिखी हैं। एक तो इंस्पेक्शन से रिलेटेड बात लिखी है, एक सप्लायर से रिलेटेड बात लिखी है, एक एम्प्लॉयर से रिलेटेड बात लिखी है। यहाँ पे कि मटेरियल आप एक से खरीदो जिससे इंस्पेक्शन ना करना पड़े, सप्लायर एक हो जिससे वेरिएशन ना आए, एंड एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो जिससे उनके काम में वेरिएशन ना आए। तो 3 पॉइंट्स तो ये हो गए। और मैंने आपको बताया था कि ये पर्पस लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगेगी, टॉप मैनेजमेंट को ये फिलॉसफी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना होगा अपने स्ट्रेटजीज़ में और अपने प्रोसेस में। ठीक है, फिर आपको वही सुपरविजन, लीडरशिप, मैंने ऊपर भी बताया था 6 चीज़ में कंट्रोल, यही तो कहता था कि सुपरवाइज और आपको लीडरशिप करनी ही पड़ेगी, कंट्रोल लगाना पड़ेगा, जिससे कि कंट्रोल लगाने के लिए आपको लीडरशिप जरूरी है, सुपरविजन करना ज़रूरी है। ठीक है, फिर आपको अपने बैरियर्स, डिपार्टमेंट में बैरियर्स जो है उसे एलिमिनेट करो, यही जो हमने ऊपर पढ़ा था कोऑपरेशन में, कि आपस में लड़ाई मत करो भाई, अगर तुम एक साथ मिलकर काम नहीं करोगे तो क्वालिटी कैसे आएगी। फिर एक वर्कर का फियर रिड्यूस करना चाहिए कि उन्हें टॉप मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है, मतलब उन्होंने कह दिया कि 2 बजे ही ब्रेक मिलेगा, लंच ब्रेक,
तो ऐसा ऐसा सब कुछ, ये फालतू के फियर, मतलब ये नहीं फालतू के फियर नहीं है, बट हाँ आप थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हो सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी काम में आनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम मतलब फिट, फिर वो फिट करने वाली बात हो जाती है। जब आदमी फिट होता है ना तो उसमें आदमी को मज़ा नहीं आता है। फ्लेक्सिबल हो, कपड़े जो फ्लेक्सिबल होते हैं, आपने देखा होगा क्लोथ्स जो फ्लेक्सिबल होते हैं उन्हें वियर करने में कितना आसानी होती है, बट जो फिट होते हैं उन्हें कितना दिक्कत आती है, मतलब बैठने उठने में। तो वही वाली बात है, अगर चीज़ें फ्लेक्सिबल होंगी तो वर्कर को फियर भी नहीं होगा। जब अपने बॉस से डर नहीं लगता है ना तो काम करने में मज़ा आता है। एक होता है डर, एक होता है रेस्पेक्ट। तो बॉस के लिए क्या होना चाहिए? रेस्पेक्ट, ना कि डर। ठीक है, ना कि डर, सीधी सी बात ये कहता है ये। और ये स्लोगन हटाओ कि ये मिस्टेक वर्कर की है, प्रोसेस की नहीं है ये मिस्टेक, कि अपने लोगों पे अपने उंगलियां उठाते रहते हो कि तुम्हारे कारण ये मिस्टेक हुई है। वर्कर हमेशा ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये तो कहते थे 80% जो गलतियाँ होती है वो प्रोसेस के कारण होती है एंड 20% वर्कर के कारण। तो सबसे ज़्यादा किसके कारण? नहीं, प्रोसेस के कारण। तो इसलिए ये बात कही गई है यहाँ पे कि अगर आप एक दो अपने लोगों पे उंगली उठाओगे तो क्वालिटी कैसे ला पाओगे। फिर आपको प्रोडक्शन टारगेट को एलिमिनेट करना चाहिए। प्रोडक्शन टारगेट का कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि 10,000 यूनिट्स आपको बनाने ही बनाना है। अब सामने वाला बना देगा पर क्वालिटी को इंश्योर नहीं करेगा, पर आप कहोगे कि आपको सिर्फ 2,500 यूनिट्स बनाने, तो सामने वाला इसको बनाएगा भी और क्वालिटी भी इंश्योर करेगा। इससे क्या होता है, पुअर क्वालिटी नहीं होती है। एम्प्लॉय को एम्पावर करो, एम्प्लॉय को मोटिवेट करो जिससे वे अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करें। सेल्फ कंट्रोल आपको होना जरूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करते रहो, यानी कि बस दूसरों को सिखाओ और कुछ खुद मत सीखो। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ एवरीवन जॉब एंड रोल। तो ट्रांसफॉर्मेशन हर किसी में आना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब ये टॉप, ये मिडल, ये लोअर। तो बॉस को भी आना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को भी एंड वर्कर्स को भी। ठीक है, तो आपको मेरी बात समझ में आई। मैंने आपके साथ 14 पॉइंट डिस्कस भी कर लिया, आपको पता चला कि मैंने आपके साथ 14 पॉइंट डिस्कस भी कर लिए। बहुत इजी पॉइंट है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताती हूँ, मैं आपको देखो बिना देखे बता रही हूँ। सबसे पहले पर्पस के बारे में था, 3 पॉइंट्स वेरिएशन को लेके थे, ये मटेरियल के बारे में बात करता कि मटेरियल एक से खरीदो, सप्लायर के बारे में बात करता था कि सप्लायर एक रखो, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दो जिससे कि काम में वो ना आए, वेरिएशन ना आए। तो 4 पॉइंट अपने हो गए। 5वां पॉइंट है कि आपको फियर जो है वर्कर्स का वो निकलना चाहिए। फिर प्रोडक्शन टारगेट की बात की है। 7th पॉइंट कि जो ये वर्कर्स, ये एलिमिनेट करो स्लोगन कि ये वर्कर्स की गलती नहीं है, ये गलती किसकी है? प्रोसेस की। फिर बैरियर्स जो हैं बिटवीन डिपार्टमेंट, उसे एलिमिनेट करो। एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करो। सेल्फ कंट्रोल भी होना बहुत ज़रूरी है एंड इम्प्रूवमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर है अपना 11th पॉइंट, और बताइए बताइए बताइए, आपको याद आ रहा है? बताइए। हाँ जी, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रेटजी एंड प्रोसेस में। 12th है ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीवन्स जॉब। ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीवन्स जॉब। 13 है कि लीडरशिप एंड सुपरवाइजन
14th पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा है। आई थिंक ये है कि आपको कंटिन्यूस एफर्ट लगाना है। देखते हैं कि हमारा जो 14th पॉइंट है वो क्या रह गया है। अच्छा, ये वाला पॉइंट रह रहा है, अडॉप्ट फिलोसफी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। मतलब ये फिलोसफी टॉप मैनेजमेंट को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए हमारे ये पॉइंट्स भी हो गए। फिर एक डैमिंग की व्हील होती है। साफ हो गया है, अब हम आगे पढ़ सकते हैं। फिर एक डैमिंग की व्हील होती है। ये कहता है PDCA, मतलब आप अपने प्लान्स को डेवलप करोगे। सबसे पहले आपने क्या किया होगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपने अपने प्लान बनाए होंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव को आपने इस्टेब्लिश किया होगा, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपने अपने प्लान बनाए होंगे, मतलब प्लान डेवलप किए होंगे। फिर उन प्लान को क्या होगा, आपने इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको पता चला होगा कितना काम सही हुआ, कितना काम गलत हुआ, मतलब मेजर इफेक्टिवनेस। और अगर कुछ काम गलत हुआ तो आप उसमें करेक्टिव एक्शन लोगे और उसे ठीक करोगे। ठीक है, तो ये PDCA, ये डैमिंग व्हील है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे चलते हैं, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल की बात करते हैं। बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, ये मॉडल क्या कहते हैं, ये भी एक फिलोसफी है, सबसे पहली बात। ठीक है, एक्सीलेंस माने तो एक्सीलेंस, हर चीज़ में एक्सीलेंस लानी हमें। एक्सीलेंस माने तो एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि हमें हमें क्या करना है कि हमें अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, मतलब अपनी परफॉर्मेंस बनानी है एक्सीलेंस, और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। तो ये वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे, परफॉर्मेंस कैसे एक्सीलेंट करोगे, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे सिस्टम और हमारे प्रोसेस डेवलप होंगे, स्ट्रेंथ होंगे, उससे हम अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट कर पाएंगे और वैल्यू दे पाएंगे अपने स्टेक होल्डर्स को। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इन्होंने ऑब्जेक्टिव सोचा कि मुझे कस्टमर्स, अपने स्टेक होल्डर्स को, नॉट कस्टमर बल्कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की बात की है, उनको वैल्यू देनी है और अपने परफॉर्मेंस को एक्सीलेंट बनाना है। क्या बनाना है, एक्सीलेंट। ये करना है, इसने अपना ऑब्जेक्टिव सोच लिया। अब इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इसने कहा कि मुझे क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल लगाने पड़ेंगे। ओके, फिर इसको लगाने से हमारे जो सिस्टम और जो प्रोसेस हैं वो डेवलप होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, और अगर ये चीज़ हुआ तो मेरे ये ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे। सीधी सी बात है, बताओ समझ में आया नहीं आया। तो ठीक है, तो बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल ये बात कहता है, आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ये है कि एक तो ये होलिस्टिक व्यू प्रेजेंट करता है। होलिस्टिक व्यू माने तो स्टेक होल्डर्स के लिए ये काम करा है ना, ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए, सिर्फ कस्टमर के लिए, सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के लिए ना, ये पूरे स्टेक होल्डर्स के लिए काम करे, तो होलिस्टिक व्यू है। ठीक है, एक सेल्फ असेसमेंट टूल है फॉर एक्सीलेंस, अपने आप को सेल्फ असेस करता है। सेल्फ असेस माने तो अपने आप में गलतियां देखता है, उसे ठीक करता है और अपने परफॉर्मेंस में एक्सीलेंस लाने की कोशिश करता है। तो ये सेल्फ असेसमेंट टूल है और एक होलिस्टिक व्यू प्रेजेंट करता है। ठीक है, एजिलिटी बिल्ड करता है बिजनेस ऑपरेशन में। ठीक है, और बस ये 3 पॉइंट आप याद रखो, और अगर 3 भी ना याद रखो तो होलिस्टिक व्यू वाला पॉइंट याद रखो, सेल्फ असेसमेंट टूल वाला पॉइंट याद रखो फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, फिर आते हैं थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में। पहले इसका नाम होता था ऑप्टिमम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्या नाम होता था, मेरे साथ बोलेंगे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी।
बोथ। अब है थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट क्या कहता है, बोटलनेक एक्टिविटी की बात करता है। बोटलनेक एक्टिविटी फुल्ली यूटिलाइज होनी चाहिए, बोटलनेक एक्टिविटी फुल्ली यूटिलाइज होनी चाहिए, ठीक है। अब एक होती है बोटलनेक एक्टिविटी, एक होती है नॉन बोटलनेक एक्टिविटी, मतलब जिसकी कमी नहीं है और जिसकी कमी है। तो नॉन बोटलनेक एक्टिविटी को अगर आप 100% यूटिलाइज करोगे, मतलब मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि कैमरा तो आप बना लेते हो, कैमरा बना सकते हो आप 150 पर, बना सिर्फ 100 रहे हो क्योंकि इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 100 की ही है। तो ये बोटलनेक है इंस्टॉलेशन, और इसको बनाना इज़ अ नॉन बोटलनेक, क्योंकि ये तो आप जितने चाहे उतना बना सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे 150 कैमरा बना के रख दोगे, सिर्फ इंस्टॉल तो आप सिर्फ 100 कर पाओगे, तो 50 क्या हो गया, फालतू में बना दिया, उसको इन्वेंटरी हो गया, उसे मैनेज कर रहे हो तो आपका खर्चा बढ़ रहा है, वेयर हाउसिंग में जगह हो रही है। तो इसलिए कहते हैं कि नॉन बोटलनेक एक्टिविटी को आपको 100% कभी भी यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होता है इन्वेंटरी इंक्रीज, फालतू की इन्वेंटरी इंक्रीज होती है, उसे संभालो, उसे वेयर हाउसिंग करो, उसे मैनेज करो। तो ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। 1 मिनट में देख लेती हूँ कि इसमें मुझे आपको क्या क्या समझाना है, ठीक है। ये पढ़ते हैं हम, गोल्ड रेट 5 स्टेप मेथड फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। गोल्ड रेट के ये 5 स्टेप मेथड थे फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। बेसिकली ये बोटलनेक के बारे में ही बात करता है। तो पहले तो आपको अपना बोटलनेक आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, कैमरा का इंस्टॉलेशन यहाँ पे बोटलनेक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोटलनेक को आइडेंटिफाई करना है, डेट डिस्टिंक्ट आउटपुट फ्रॉम बीइंग एक्सपेंडेड। ऑफकोर्स ये कैमरा हम बना सकते हैं पर हम बना नहीं पाने क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन कैपेसिटी नहीं है, तो यही तो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है फ्रॉम बीइंग एक्सपेंडेड। सबसे पहले हमने बोटलनेक को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने देखा कि बोटलनेक को कैसे हम फुल्ली यूज़ कर सकते हैं, फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो बोटलनेक एक्टिविटी को फुल्ली यूज़ करना चाहिए। एंड डिसीजन, मतलब क्वेश्चंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट ए बी सी होते हैं और तीनों के लिए मशीन आवर्स लगने होते हैं, मान लो जितने भी, तो इन मशीन आवर्स को इन तीनों में कैसे लगाएं कि हमारा प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट आए। तो बोटलनेक एक्टिविटी फुली यूटिलाइज होनी चाहिए। एंड डिसीजन रिगार्डिंग ऑप्टिमम मिक्स ऑफ प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट को कितना बनाएं कि प्रॉफिट ज़्यादा आए विद बोटलनेक, तो हमें ये डिसीजन भी लेना होता है। सबसे पहले बोटलनेक आइडेंटिफाई किया, फिर डिस्क्राइब हाउ टू एक्सप्लॉइट बोटलनेक, देन सबऑर्डिनेट एवरीथिंग एज टू द डिसीजन इन स्टेप 2। मतलब कि ये कहना चाह रहा है, जो मैंने आपको कैमरा इंस्टॉलेशन वाली बात बताई, कि अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इंस्टॉलेशन तो आप सिर्फ 100 ही कर पाओगे। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नॉन बोटलनेक का इंक्रीज इन्वेंटरी, देयर फॉर द प्रेफर्ड कोर्स ऑफ एक्शन इज दैट बोटलनेक मशीन शुड सेट अप पेस फॉर नॉन बोटलनेक मशीन। मतलब कि जो बोटलनेक एक्टिविटी है वो प्रोडक्शन शेड्यूल डिसाइड करती है नॉन बोटलनेक एक्टिविटी का, ठीक है। वो प्रोडक्शन वो बताती है कि इस नॉन बोटलनेक का कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, कौन बोटलनेक, ठीक है। अब आता है कि आप या तो बोटलनेक सिस्टम को पूरा का पूरा एलिविएट कर दो, या फिर आप बोटलनेक की एफिशिएंसी बढ़ाओ या कैपेसिटी बढ़ाओ। इन दोनों में से एक काम करो, या तो उसको एलिमिनेट करो या तो उसकी फिर कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ाओ। आप या तो रिमूव कर दो, या अपने वर्कर्स को ट्रेन करो, या अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग चेंज करो, कुछ भी करो, प्रोसेस टाइम रिड्यूस करो, कुछ भी करो, पर अपने बोटलनेक को या तो ख़त्म करो या बोटलनेक की कैपेसिटी बढ़ाओ, एफिशिएंसी बढ़ाओ। और इस प्रोसेस को रिपीट करो। अगर नया बोटलनेक आ जाए या फिर उस बोटलनेक में फिर कोई कमी आ जाए तो ये प्रोसेस रिपीट करो, बस। ये 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई, देन एक्सप्लॉइट कैसे करना है पूरा, मतलब फुल्ली यूटिलाइज कैसे करना है उस बोटलनेक को, सबऑर्डिनेट एवरीथिंग टू स्टेप 2, देन या तो आप इस बोटलनेक को एलिमिनेट करो, इस बोटलनेक की कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ा दो, देन इस प्रोसेस को रिपीट कर दो जब तक बोटलनेक ख़त्म ना हो। ओके, तो हमने ये भी पढ़ लिया, ठीक है। तो ये थ्रूपुट अकाउंटिंग है। देखो मैं आपको बताती हूँ, थ्रूपुट में क्या होता है कि डायरेक्ट मटेरियल को हमेशा वेरिएबल माना जाता है, वेरिएबल कॉस्ट।
बाकी इसके अलावा जितने भी कॉस्ट हैं वो सबको माना जाता है फिक्स्ड, मतलब ओनली मटेरियल को ही ये माना जाता है वेरिएबल। ठीक है, ओके। तो आप क्या करते हो, थ्रूपुट की काउंटिंग कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुको। तो अगर आपको बोटल नेक निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप देखोगे कि मान लेते हैं ये है, ये है, ये है, ये 3 ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो इनकी अवेलेबिलिटी हम चेक करेंगे पहले और इनकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। फिर हम एक रेशियो निकालेंगे रिक्वायरमेंट बाय अवेलेबिलिटी, और जो रेशियो हायर होगा मतलब वो बोटल नेक है। तो हमने पहले स्टेप पढ़ा था ना कि बोटल नेक निकालो, आइडेंटिफाई करो बोटल नेक को। तो हम अवेलेबिलिटी देखते हैं, रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट बाय अवेलेबिलिटी करते हैं, तो हमें जो रेशियो हायर होता है वो बोटल नेक होता है। मान लेते हैं ये बोटल नेक है, ठीक है, मान लेते हैं ये बोटल नेक है। फिर हमें फिर ये चीज़ निकालनी पड़ती कि ऐसा क्या कॉम्बिनेशन बिठाए कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है। तो हमें रैंकिंग देनी पड़ती है कि हमें किस प्रोडक्ट को पहले बनाना चाहिए, किस प्रोडक्ट को बाद में। तो जिसका कंट्रीब्यूशन बाय बोटल नेक पर यूनिट ज़्यादा आएगा वो प्रोडक्ट हम पहले बनाएंगे। जैसे कि हम ये ए एंड बी 2 प्रोडक्ट हैं, इनका सेलिंग प्राइस, इनका डायरेक्ट मटेरियल लिया, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, पर यूनिट है। ऐसी बोटल नेक, फिर जो यहाँ पे हमने बोटल नेक आइडेंटिफाई किया था, ये बोटल नेक पर यूनिट पे कितना है, हम एक ये रेशियो निकालेंगे, फिर हम रैंक कर देंगे। जो ज़्यादा आएगा उसको पहले रैंक देंगे, बाकी को सेकेंड रैंक देंगे। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमें पहला ये और प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। हमें इससे पता चल जाएगा कि पहला प्रोडक्ट हमें ये बनाना है। अच्छे से समझेंगे इसे क्वेश्चन में। यहाँ पे मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि मान लेते हैं ये प्रोडक्ट हमें बनाना है। पर अगर आपको क्वेश्चन कह दे कि नहीं कंपनी ने तो पहले से ही इसके इतने यूनिट्स ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस ले रखे हैं, ऐसे इसके इतने ले रखे हैं, तो पहले आप इतने बनाओ, मतलब जो कंपनी ने ऑलरेडी ऑर्डर ले रखे हैं पहले तो आप उन्हें बना दो। उसके लिए बोटल नेक जितना यूज़र है होने दो। अब जो बोटल नेक जो जितना बोटल नेक रिमेनिंग बचा उसको फिर इस रैंक के हिसाब से एलोकेट करो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है, मान लेते हैं 4000 मशीन आवर्स है, उसमें से 2200 यूज़ हो चुके हैं क्योंकि कंपनी कह रही है कि हमने ऑर्डर पहले से ही ले रखे थे, तो हम उन ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें 2200 यहाँ यूज़ करने पड़ेंगे। तो जो अब 1800 घंटे बचे हैं उनको तो इस रैंक के हिसाब से एलोकेट कर दो ना। इस रैंक के हिसाब से मान लेते हैं ए एंड बी है, दो यूनिट्स हैं और इसके 800 यूनिट्स बनाने हैं, इसके 1000 यूनिट्स बनाने हैं। इसमें 1 घंटा लगता है और इसमें भी 1 घंटा लगता है। तो हमने रैंक के हिसाब से पहले ए दिया था, तो 800 घंटे मशीन ए को बनाने के लिए लग जाएंगे, तो 1000 घंटे ही लेफ्ट है। तो मान लेते हैं बी में 2 लगते हैं, तो 2000 घंटे लगने थे बी को बनाने में, पर सिर्फ 1000 घंटे ही हैं, तो 1000 घंटे में कितने यूनिट्स बन पाएंगे, ओनली 500। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से समझेंगे हम इसको, ठीक है। तो हमने ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स निकाल लिया। सबसे पहले था ना बोटल नेक आइडेंटिफाई करो, फिर बोटल नेक आइडेंटिफाई करके हमें एक मिक्स निकालना होता है, प्रोडक्ट कैसे बनाएं जिससे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आए, है ना। ओके, तो ये बात थी, ठीक है। फिर तो हमने थ्रूपुट समझ लिया, यहाँ तक हमने समझ लिया है। यहाँ तक हमने समझ लिया है, ठीक है। फिर आगे आप एक चीज़ और देखोगे, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब वही फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मतलब कंट्रीब्यूशन के बाद फैक्ट्री कॉस्ट माइनस करनी होती है, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो हमें ये भी निकाल के दिखानी होती है, बस आपको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को टोटल बोटल नेक जो आपने यहाँ पे निकालना होता है ना, थ्रूपुट पर बोटल नेक आर निकाला जो होता है, बस इसको इससे डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं। मतलब मैं आपको ना इसको क्वेश्चन में समझाऊंगी, आप इसकी टेंशन मत लो।
तो जिसका रेशियो 1 होता है, एक थ्रूपुट मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। एक थ्रूपुट अकाउंटिंग होती है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग का फॉर्मूला होता है, थ्रूपुट मतलब पुट माने तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय बोटलनेक आर। ये पर यूनिट लिया जाता है तो आ जाता है आपका आंसर। एक होता है थ्रूपुट रेशियो, इसमें थ्रूपुट पर बोटलनेक मिनट निकालते हैं, जो हमने यहाँ निकाला होता है ये वाली चीज़ यहाँ पे, ठीक है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट पर बोटलनेक मिनट, वही वाली बात करते हैं, जैसे हमने कंट्रीब्यूशन पर बोटलनेक मिनट निकाली थी, तो यहाँ पे भी पर बोटलनेक पर यूनिट निकाली थी, यहाँ पे भी फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय बोटलनेक पर यूनिट। बात सेम है, एक दूसरे को आपस में डिवाइड कर दो, अगर 1 है तो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन में अच्छे से आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है। अभी हमारा क्या क्या पोर्शन रहता है, SCM रहता है, आउटसोर्सिंग, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। अब आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय MB, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। और जो थ्रूपुट वाला जो प्रैक्टिकल है उसको हम क्वेश्चन में आराम से समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, तो इसकी फ़िक्र मत करना। वैसे मैंने आपको जो समझाया, अगर आपको वो समझ में आया तो वो इनफ है, ओके। जो मैंने आपको पहले मतलब अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, इफ़ यू अंडरस्टैंड, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना ही रेलिवेंट नहीं है जितना ये रेलिवेंट है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय MB। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, सी यू, ऑल द बेस्ट।